नजीन, कल क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान कितनी देर स्टैंड कर सकता है, क्या ईरान सरवाइव कर सकता है, क्या ईरान एज अ स्टेट बाकी रहेगा या फिर उसके 4-5 हिस्से जो कर दिए जाएंगे, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है वो हम आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त हो ये रहा है कि रीजनल ऑर्डर फारिग हो चुका है। यह बात अब बिल्कुल तय है कि रीजनल ऑर्डर फारिग हो चुका है, और जिस तरह की डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर भी फारिग होने जा रहा है। ग्लोबल ऑर्डर जो कि जाहिर है पहले ही टूट फूट का शिकार है, और वेस्टर्न ऑफिशियल्स ने यह कह भी दिया कि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर जो था आलमी जंग के बाद वाला वो खत्म हो चुका है। लेकिन जो रही सही कसर है वो भी अब बिल्कुल जब निकलने जा रही है। उसकी वजह नजीर यह है कि जो वेस्टर्न मिलिट्री माइट है, जो अमेरिकी मिलिट्री माइट है, वो बहुत बुरे तरीके से अपने आप को एक्सपोज कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने कोई बहुत बड़ा ये मिसकैलकुलेशन की है, बहुत बड़ा कोई मिसएडवेंचर यहां पर कर दिया है। हुआ नजीर यह है कि इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वाकया जो है वो पेश आया है, उसमें यह है कि अमेरिकी जो जंगी हथियारे हैं वो गिरा गए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कि अमेरिकी जदीद तरीन जंगी हथियारे F-35 वो गिराए जा चुके हैं, और गिरे कहां पर हैं, यह बात उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गिरे हैं कुवैत के अंदर। यानी इससे यह बात डिस्कस हो रही है हर तरफ के रशिया और चाइना इस जंग में किस हद तक इन्वॉल्व है, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर शायद यह हो नहीं सकता है। ईरान अपनी एयर स्पेस में गिराए, काफी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी समझ आती है कि अपनी एयर स्पेस के अंदर गिरा है। ये हम कुवैत की बात कर रहे हैं, कुवैत के अंदर जाकर ये जो जंगी हथियारे हैं और जदीद जंगी हथियारे हैं वहां पर गिरे हैं, और जो पायलट्स हैं उनको हंगामी तौर पर कुवैत की जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन्होंने हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया है। अभी उनका स्टेटस क्या है ये पता चल जाएगा, और इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कॉज क्या बनी है, वजह क्या बनी है। भाई ये जंगी हथियारे गिरे कैसे हैं? क्या ईरानी मिसाइल्स ने आकर हिट किया, क्या ईरानी ड्रोन्स ने आकर हिट किया, क्या ईरानी जेट्स ने आकर हिट किया, क्या ऊपर कोई डॉग फाइट हुई है जेट्स की आपस में? तो मुझे नहीं लगता कि कोई डॉग फाइट ऊपर हुई है। अमेरिका के जो जेट्स हैं वो सुपीरियर हैं, अमेरिका के जो पायलट्स हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड हैं, तो इसका तो कोई चांस नहीं लग रहा कि ईरान के पायलट्स ने जाकर ईरान के जंगी हथियार जो कि उनके पास है ही नहीं, अगर खुफिया तौर पर कोई है तो भी डॉग फाइट में अमेरिका को गिराना ये तो फिलहाल समझ में नहीं आता। लेकिन फिर गिरे कैसे हैं? ड्रोन ने जाकर हिट किया, मिसाइल ने किया है, हर लिहाज से ये जैसे भी गिरे हैं ये बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है। यानी अमेरिकी मिलिट्री माइट बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। अभी तो गल्फ कह रही है कि हम भी जाकर हमने भी अटैक करना है, और बर्तानिया भी आ रहा है और फ्रांस भी आ रहा है। अभी यूरोप ने 2 जो वॉरशिप्स हैं वो रेड सी के अंदर डिप्लॉय कर दिए, फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है। तो अमेरिका के जो दुनिया के सबसे सुपीरियर एयरक्राफ्ट हैं वो यहां पर गिर गए हैं। अच्छा, तो अमेरिकी मिलिट्री माइट बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज रिपोर्ट सामने आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कहा है कि अमेरिकी जो एम्यूनिशन स्टॉक पाइल है वो तेजी के साथ कम हो रहा है, टिक टिक क्लॉ कर रहा है। अमेरिका यहां पर एक लंबी जंग जब नहीं लड़ सकता है, पीछे जो स्टॉक पाइल है वो बहुत कम है, म्यूनिशन अमेरिका के पास बहुत थोड़ा है। और उन्होंने कहा कि यह हैरान कुन बात है कि एक सुपर पावर उसके पास ज्यादा हफ्ते लड़ने के लिए म्यूनिशन ही पीछे नहीं बचा है, क्योंकि उसने जो यूक्रेन भेजा है, जो जहां 3 साल से इसराइल में भेज रहा है, जो बाकी जंगें वो करता रहा है, वहां पर जो सारा इस्तेमाल हुआ है, तो पीछे शदीद कमी है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। तो देयर आर मेनी चैलेंजेस फॉर ट्रंप। गल्फ की जो सूरत हाल है बड़ी सेंसिटिव है, और जाहिर है गल्फ ने कई दहाइयां लगाकर अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई मटेरियल लॉसेस नहीं है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उनका इमेज है एज अ सेफ हेवन वाला, कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह है, ये रिहाइश के लिए बेहतरीन जगह है, दिस इज अ सेफ हेवन इन द वर्ल्ड। यहां पर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। मिसाल के तौर पे जी कनाडा में भी वाकयात आप स्ट्रीट जो वाकयात होते हैं इधर उधर गैंगस्टर ये वो, बाकी लंदन में मशहूर है, फलां और मुल्कों में, यूरोप में, ठीक है ना, ये सारा है। गल्फ में नहीं है, ना कोई अंदरूनी कोई क्राइम है ना कोई बैरूनी जंग है। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका ये इमेज है। उनको बिल्डिंग तबाह होगी उनको फर्क नहीं पड़ता, वो उसको दोबारा से बना सकते हैं, पैसा उनके पास बहुत है। उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये इमेज है, और अमेरिका ने उनके साथ वो की है कि शायद दुश्मन भी दुश्मन के साथ जब ना करे। अमेरिका ने जानबूझकर उनको इस जंग के अंदर फंसाया है। अमेरिका को बहुत अच्छे तरीके से पता था, ये जो नेतन्याहू और ट्रंप 2 महीनों से बार बार मुलाकातें हो रही हैं, 2 महीनों से ये बैठकर क्या डिस्कस कर रहे थे, ये सारे सिनेरियोज। जब रोज इजराइल कहता था कि हमने हर सिनेरियो की तैयारी कर रखी है, तो वो यही सिनेरियोज थे ना। तो इसकी बाकायदा प्लानिंग है कि जब ईरान रोज कहता है हम अमेरिकी बेसेस को निशाना बनाएंगे, तो अमेरिकी बेसेस खला में है, यही है ना, तो यही निशाना बननी थी। और चूंकि एक दफा पहले ही वाकया हो चुका था, ईरान ने गल्फ में अमेरिकी बेसिस को सिंबॉलिकली हिट किया था, और उस वक्त नेतन्याहू ने कहा था हम अपने मकासद अचीव करने के बहुत करीब है। तो इन रीजनल कंट्रीज को अमेरिका ने और इजराइल ने एक बड़ी गहरी साजिश के अंदर धकेल दिया। अब ये करें, ये जाकर जो ईरान पर अटैक करेंगे तो वो सेफ हेवन वाला और मामला बिगड़ेगा, क्योंकि उससे तो फिर जंग और ज्यादा इन मुल्कों में फैलेगी। अच्छा, इस वक्त जो बहुत बड़ा वाकया पेश आया है वो ये है कि अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी है उसके करीब आकर कोई ड्रोन गिरा है, तो वो सऊदी अरेबिया ने फौरी तौर पर वो रिफाइनरी जो बंद कर दी।
हुर्मुज़ पहले ही बंद है, स्ट्रेट हुर्मुज़ पहले ही बंद है, ऊपर से ये अब रिफाइनरीज भी बंद होना शुरू हो गई हैं। तो अब इससे जो ग्लोबल रेपरकशंस आने वाले हैं, जो महंगाई की लहर आने वाली है अमेरिका से लेकर जापान तक, वो फिर ज़ाहिर है अगले 24-48 घंटों में उसके असरात आना जब वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला खेल शुरू हो जाता है, अगर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होता है और इधर इनका हिट होना शुरू हो जाता है, और बहरारून के अंदर एक महाज खुलने वाला है, वो इस तरह से बहरारून के अंदर फलस्तीनियों के गैस और ऑयल रिजर्व्स हैं, जिसमें से इजराइल तेल निकाल रहा है, गैस इस्तेमाल कर रहा है, और वही ऑयल जो है इस वक्त जो जेराल्ड फोर्ड वहां पर खड़ा हुआ है उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी जेराल्ड फोर्ड तो न्यूक्लियर है ना, उसके ऊपर जेट्स, तो उनको तो फ्यूल चाहिए, जैसे हमने अब्राहम लिंकन के बारे में बताया, तो उनको भी तो फ्यूल चाहिए। तो वो फ्यूल अमेरिका से, तो वेनेजुएला से तो नहीं आना है, वो यहीं से आ रहा है ना। तो वहां पर वो उन जो फलस्तीनी गैस एंड ऑयल फील्ड्स हैं वहां से वो ऑयल जब वो निकाल रहे हैं और उन जहाजों में इस्तेमाल हो रहा है। तो अब अगला जो फ्रंट खुलने वाला है वो उधर भी खुलने वाला है। ये जो ईरान ने साइप्रस के ऊपर अटैक किया है, वो ये भी सिग्नल है कि हम अगला निशाना हमारा ये होंगे, और हिजबुल्लाह भी जंग में आ चुकी है, तो बहरारून का जो सारा महाज है वो हिजबुल्लाह संभाल रही होगी, ईरान भी वहां पर जब अटैक कर रहा होगा। तो अब ये रिफाइनरी पर अटैक हो गया, जहाज गिर गए, और अभी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक नहीं हुआ, ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं अभी, यानी बहुत सारे टारगेट्स, वो कह रहे हैं 500 टारगेट्स उन्होंने ईरान के अंदर जो हिट किए। लेकिन ये ऑयल वाला खेल अगर ये शुरू हो गया तो ये दुनिया के लिए इतना कॉस्टली होगा कि इसके खसारे भरते भरेंगे, और ये जंग और ज्यादा तलख हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि इनकी सारी इकॉनमीज ही ऑयल के ऊपर जब खड़ी हुई हैं, तो अब इनकी अपनी जो गवर्नमेंट्स है वो खतरे में है। देखना अभी चूंकि वहां पर इनखला भी हो रहा है, बरतानिया 2 लाख लोग निकाल रहा है, कतर ने अभी थ्रू लैंड जो है वो इवैक्यूएशन शुरू कर दी है शहरियों की, बहुत सारे जो फंसे हुए थे एयरपोर्ट्स के ऊपर। अब देखिए ना, अमेरिका ने 9 को बताया, एक सरप्राइज अटैक जब ईरान के ऊपर कर दिया, 20,000 लोग जब वो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं, इसी तरह हजारों उधर फंसे हुए हैं। भाई अगर इनको पहले पता होता तो ये फ्लाइट्स कैंसिल कर लेते। अब वो हजारों लोग जो है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर फंसे बैठे हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पास वीजा नहीं है, मिसाल के तौर पे जिनकी ट्रांजिट फ्लाइट है, ये वो लोग हैं। वीजा होता है तो वो चले जाते हैं, मतलब दुबई में अगर वो एयरपोर्ट पर हैं तो होटल में चले जाते हैं, या व्हाटएवर वो जो भी वहां पर काम कर रहे हैं या रिश्तेदारों के पास आए हैं, वो वहां पर एयरपोर्ट से तो बाहर जा सकते थे। अब वो एयरपोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए यूएई ने उनके खाने पीने का इंतजाम भी वहां पर वो कर रहे हैं। 20,000 के करीब ये लोग हैं। तो ये अमेरिका ने क्या किया, किस लिए ईरान के ऊपर अटैक किया, और फिर पूरे रीजन को, पूरा रीजन जो इस जंग की लपेट के अंदर आ चुका है। तो इसलिए अब गल्फ के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसमें से कैसे निकलते हैं। अगर वो जंग का रास्ता लेते हैं कि वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, तो इससे उनका मसला हल नहीं होगा, मसला और बढ़ेगा। और वहां पर जाहिर है कि रशिया मौजूद है, रशियन टेक्नोलॉजी है, चीनी टेक्नोलॉजी है, और अभी तो अमेरिकी जहाज गिर गए हैं, तो अमेरिकी जहाज तो सुपीरियर हैं, उनके पायलट भी सुपीरियर हैं। तो इन्होंने अगर ईरान पर अटैक करना भी है तो इनको इंटेलिजेंस भी अमेरिकी चाहिए, इनके जहाज जो है वो भी अमेरिकी हैं या यूरोपीय हैं, उसमें जो बम इस्तेमाल होंगे वो भी अमेरिकी यूरोपीय हैं, इनके जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी अमेरिका यूरोप ने दी है। अगर इनको एयर फ्यूलिंग चाहिए तो वो भी अमेरिका यूरोप देंगे। तो फिर ये क्या जंग वो जाकर ईरान के ऊपर लड़ेंगे, और जो इनका बुनियादी मकसद है कि जंग को कंटेन करना चाहिए, उसके लिए जाहिर है कि इनको किरदार जो अदा करना चाहिए, और यही प्रेशराइज कर सकते हैं अमेरिका को, और इनको जो प्रेशराइज करना होगा। अब उधर जो है वो ईरान ने जो 10th वेव है वो भी फायर कर दी है इजराइल के ऊपर, और एक बार फिर अमेरिकी बेसिस के ऊपर। अब ये अगले 24 घंटे बड़े क्रूशल होंगे, क्योंकि अब देखें ऑयल रिफाइनरी के ऊपर ड्रोन गिर गया, दोबारा बेसिस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, और ये बेसिस अब नकारा होती चली जा रही है। शायद ईरान अगले 24-48 घंटों के बाद हमले इन पर बंद भी कर सकता है, क्योंकि ये नकारा हो रही है। कुवैत की बेसिस उन्होंने नकारा कर दी है, जो रही सही कसर है वो भी निकाल रहे हैं। तो बेसिस के ऊपर दोबारा अटैक कर दिया है। सो बेसिस पर अटैक होता है तो धमाके हर तरफ सुने जाते हैं, चाहे वो हवा में इंटरसेप्शन भी हुई है तो धमाके सुने जाते हैं। और उधर इजराइल के ऊपर दोबारा ईरान ने अटैक कर दिया, 10th वेव है ये। अभी कुछ घंटे पहले उन्होंने 9th वेव फायर की। ऐसे हमले हो रहे हैं, मतलब बगैर किसी तवातुर के, बगैर किसी पॉज के ईरान हमले कर रहा है, और ये अनप्रेसिडेंटेड पावर है। कितने मिसाइल ईरान के पास है, कितने ड्रोन्स हैं, पूरे रीजन की बेसिस पर भी वो हमला कर रहे हैं, वो अमेरिका का भी सामना कर रहे हैं, वो इजराइल का भी कर रहे हैं, वो जनाब साइप्रस पर भी जाकर अटैक कर रहे हैं, इजराइल में कंप्रीहेंसिव टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। यरूशलेम जो है ना, उसकी जो स्ट्रेटेजिक साइट्स है वो ईरान ने निशाने पर ले ली है। नेतन्याहू यरूशलेम में बैठता है, तल अवीव में नहीं बैठता। नेतन्याहू का जो बंकर है वो भी यरूशलेम में है, इनकी जो सारी मिलिट्री कमांड है वो भी यरूशलेम के अंदर है, वहां पर ये बैठे हुए हैं। तो वहां पर हिट करना बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल तरीन काम है। उनका जो सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस लगा हुआ है वो यरूशलेम और तल अवीव में लगा हुआ है, और उनके सारे जो बिलियनर्स हैं वो भी यरूशलेम के अंदर बैठे हुए हैं, और इनके बंकर्स भी वहां पर हैं। तो उन बंकर्स को ईरान हिट कर रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड उनकी सलाहियत है। और अगर उनको पिन पॉइंट लोकेशन आ गई नेतन्याहू के बंकर की, तो वहां पर भी वो 100 मिसाइल दाग देंगे, ठीक है ना। तो जाहिर उनकी इंटेलिजेंस कोशिश कर रही होगी कि वो पिन पॉइंट लोकेशन जब वो इनके कमांडर की या नेतन्याहू की या किसी और की जब वो निकालें, क्योंकि उन्होंने जब कोई कसर नहीं छोड़ी और सुप्रीम लीडर को निशाना बना दिया तो फिर पीछे जब बचा क्या है। तो ये यरूशलेम के बंकर्स को अब ईरान हिट कर रहा है, वहां पर उनके कमांडर्स भी इजराइल के पहली बार मारे गए, और भी एक नई खबर है कि उनके कुछ ऑफिसर्स भी हिट हुए।
और अभी ईरान ये दावा कर रहा है कि 560 अमेरिकी फौजी जब मारे गए, उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, मारे गए, जख्मी हुए। इसको अब तमाम बड़ा मीडिया भी चला रहा है। अमेरिका ने इसकी तस्दीक नहीं किया। अमेरिका ने तो अभी सिर्फ यह कहा कि उनके 3 मारे गए और कोई 10 के करीब जब जख्मी हैं। तो गैप बहुत ज्यादा है। वो कह रहे हैं 560 हैं, ये कह रहे हैं 3 हैं। मतलब कोई चलो 3 से 20 हो तो समझ आती है, 3 से 50 हो तो समझ आती है। वो कह रहे हैं 560 हैं, ये कह रहे हैं 3 हैं। और अगेन वो सारा है, अमेरिका उन कैजुअलिटीज को छुपा तो नहीं सकता है, लेकिन फिर ईरान इतना बड़ा दावा क्यों कर रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। लेकिन खुद ट्रम्प ने कहा कि मजीद जो लॉसेज हैं वो हो सकते हैं। तो हम आलमी जंग में न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं। ये आलमी जंग तो बन ही चुकी है जिसके इंपैक्ट्स आलमी हैं, और इसमें बस अब यही कसर रह गई है कि आलमी ताकतें आपस में बरहरास जब टकरा जाए। रशिया और चाइना इनडायरेक्टली इस जंग के अंदर मौजूद तो हैं, इस जंग के इंपैक्ट्स आलमी हो चुके हैं। मिलिटरीली ये रीजनल वॉर हो चुकी है, सही है ना। और ईरान जो है वो भरपूर जवाबी हमले कर रहा है, और हर गुजरते दिन के साथ हम न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हिट होता है, अगर अमेरिका की बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो फिर वो न्यूक्लियर भी ईरान के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं, मतलब अब कोई उन्होंने जहां पर जो गजा में किया उसके बाद रह क्या जाता है। और ईरान जब एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करने की तरफ बढ़ रहा है, शायद आज से 4 दिन बाद हम उस जगह पर खड़े होंगे जब एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल करीब होगा हिट होने के। क्योंकि मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है कि पहले फ्यूल बंद किया जा रहा है, वो ट्रबलिंग की जा रही है, फिर उसका जो एयर डिफेंस है, उसके 3 जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको एग्जॉस्ट किया जा रहा है, उसका एयर डिफेंस जब वो खाली किया जा रहा है, इंटरसेप्टर्स को नकारा किया खाली किया जा रहा है, ठीक है ना, चीप ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं। तो उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर जाकर कहीं हिट होगा, और अगर वो हिट हो गया और इधर जहाज गिर रहे हैं तो अमेरिकी मिलिट्री माइट का बचेगा क्या, मुझे बताइए। तो ये काफी ज्यादा, यानी कि एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स, चाइनीज मीडिया ने भी लिखा ना कि ये ट्रम्प ने पिंडोरा बॉक्स जो है वो खोला, और वेस्टर्न मीडिया गल्फ के ऊपर लिख रहा है। फाइनेंशियल टाइम ने लिखा कि पैनिक इन गल्फ, न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि सेफ हेवन इमेज जब वो क्रैक कर रहा है। तो वो वेस्टर्न मीडिया उल्टा इस बात को मजीद उठा रहा है, मजीद उसको आगे बता रहा है कि नहीं नहीं ये पैनिक इन गल्फ है और सेफ हेवन इमेज क्रैक कर रहा है। तो ये किया किसने है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो मैं हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबसे ये बड़ी खबर है और अमेरिका में सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है। यूएस रेसेस टू अकम्प्लिश ईरान मिशन बिफोर म्यूनिशंस रन आउट, यानी अमेरिका इस वक्त दौड़ लगा रहा है कि ईरान में उसके अहदाफ जब वो हासिल हो जाए। क्यों? क्योंकि उनका म्यूनिशंस रन आउट हो सकता है। इसराइल का रन आउट हो जाए तो अमेरिका और यूरोप देते हैं ना, अमेरिका के स्टॉक खाली हो गए तो कौन देगा? रशिया और चाइना से बम मंगवाएंगे। देखें फर्क है ना भाई, इसराइल का खाली हो जाए, यूक्रेन का खाली हो जाएगा तो अमेरिका और यूरोप देंगे, वो अमेरिका ही का खाली हो जाए तो कौन देगा? तो ये सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है। स्टॉक पाइल जो है वो कुड लिमिट हिज ऑप्शंस। ट्रंप के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि स्टॉक पाइल जो है वो उसकी जो कमी है वो ट्रंप के ऑप्शन कम कर सकती है, ट्रंप को लिमिट कर सकती है। और टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि डिस्पाइट ओवरवेलमिंग अमेरिकी पावर के, ईरान कैंपेन पोजेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। ईरान की ये जंग है, बड़े कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस अमेरिका के सामने हैं। रॉयटर्स ने लिखा है कि ये जो ईरान की जंग है ऑयल मार्केट को इनटू द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ द हिस्ट्री, उसमें जो वो उसकी तरफ धकेल रहा है। ये सारी जंग जो हो रही है, ऑयल का सबसे बड़ा क्राइसिस दुनिया में आने जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि यहां पर एक लंबी जंग हो सकती है। यूरोपीय यूनियन वॉर्न्स अगेंस्ट लॉन्ग वॉर, यानी अब उनको भी समझ आ रही है कि जो ईरान का रिस्पॉन्स है, आज तीसरे दिन नॉन स्टॉप हमले, 70 मिनट के अंदर उन्होंने पहला जवाब दिया है। इस वक्त उन्होंने 10वीं वेव जब वो फायर कर दी है, हजारों ड्रोन्स और सैकड़ों मिसाइल, शायद 1000 वो भी हो गए हो, वो उन्होंने फायर कर दिए हैं। अमेरिकी बेसिस का कचूमर निकाल दिया है, ठीक है ना। इसराइल का इस वक्त उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। तल अवीव क्या, हाइफा किया। अभी जो 10th वेव है मैं आपको बताता हूं, हाइफा, तल अवीव, उनका डिफेंस कॉम्प्लेक्स वो सारा हिट हुआ है। तो लॉन्ग वॉर यहां पर हो सकती है। और अभी ईरान के पास ऑप्शंस हैं, ये ना समझिए ईरान के सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। अभी हम अगली वीडियोस में आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो उस वक्त इस्तेमाल होंगे जब ईरान के मिसाइल खत्म हो जाएंगे। तो उसको समझ लें कि आप सबसे बड़ा ऐसा तबाहकुन ऑप्शन है, न्यूक्लियर तो नहीं ईरान के पास, लेकिन न्यूक्लियर के बराबर का ऑप्शन जो जिसकी तबाही, जिसका नुकसान इतना ज्यादा होगा कि आप समझ लें कि फिर दुनिया ने इमेजिन भी नहीं किया कि उसके बाद क्या होगा। वो ऑप्शन ईरान के पास है और वो लेकर बैठे हुए हैं। वो जिस दिन उनके मिसाइल और ड्रोन्स खत्म हो जाएंगे उस वक्त वो ऑप्शन इस्तेमाल होगा। ईरान जो है वो डिप्लीट कर रहा है अमेरिकन डिफेंस सिस्टम को विद चीप और वीक मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ। मारे जा रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर, आगे से उनको महंगे मिसाइल और ड्रोन्स फायर करना पड़ रहा है। अगर ट्रम्प ने कहा ना ये 4 वीक्स चलेगी जंग, तो 4 वीक्स के बाद जरा देखेंगे कि अमेरिका की इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी आई है, और उसके बाद अगर वो 4 वीक्स में ईरान को मुकम्मल तहस नहस करने में कामयाब हो जाते हैं तो। और ईरान जो अपने हाई क्वालिटी और एडवांस जो आर्सेनल हैं फॉर डिसाइसिव स्ट्राइक्स वो बचा के अभी बैठा हुआ है, क्योंकि मिसाइल खत्म हो गए तो देखें मिसाइल तो फिर जरूरी है ना, तो वो बचा के ईरान हाई क्वालिटी के और वो सारे एडवांस वो बचा के बैठा हुआ है। और अब उनको सेव करना भी ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका ऊपर से बमबारी भी कर रहा है। जहां जहां पर ये स्टॉक्स हैं उनको वो टारगेट करके
इंटेलिजेंस मालूमात हैं और ऊपर से वो हिट कर रहे हैं। फिर जो ईरानी लॉन्चर्स हैं, जो मतलब अभी ईरान ने 10th वेव फायर की है, तो इन लॉन्चर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी इधर से अमेरिकी और इजरायली तैयारे जाएंगे और उन लॉन्चर्स को तबाह करेंगे। तो इस तरह से ये हो रहा है कि हर ईरान जो फायर करेगा उसमें जाकर वो इनके लॉन्चर्स जो ईरान के तबाह करेंगे। तो ईरान ने अपना स्टॉक पाइल भी बचाना है और ये लॉन्चर्स भी बचाने। अच्छा, ईरान ने कहा है कि अमेरिकी बेसेस हमने हिट किए हैं और उसमें हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन कैजुअलिटीज हुई हैं। अब तमाम मीडिया को रिपोर्ट कर रहा है 510 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और जख्मी हुए 560, तमाम बड़ा मीडिया। और ईरानी फौज का दावा है एंड अमेरिका ने ज़ाहिर तस्दीक नहीं किया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हमें क्या समझते हैं, हम बेवकूफ़ हैं? जब इराक पर हमला हो रहा था, जब अफगानिस्तान पर हमला हो रहा था, शाम पर, लिबिया पर, हमें नहीं पता था कि एक दिन हमारी बारी भी आएगी? तो हमने तब से अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी आज के दिन के लिए। तो हमारे कैपिटल पर बमबारी करके आप हमारे हमलों को नहीं रोक सकते, आप हमारी जंगी सलाहियतों को खत्म नहीं कर सकते कैपिटल पर हमला करके। यह सबक हमने बगदाद से सीखा था। तो हम कैपिटल में अपनी जंगी सलाहियतें नहीं लेकर बैठे हुए हैं। तो आप कैपिटल पर बमबारी कर लें लेकिन हमारे जवाबी हमलों को रोक नहीं सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप हिस्ट्री उठाकर देखने और जो जिन्होंने बाकी जंगें देखी हैं वो इस बात को समझेंगे कि ये तो दुनिया ही कोई और है। बगदाद पर हमला हो रहा है आगे से, मतलब सब अपनी जान बचाकर जब वो बस उस कोशिश में है। ये कहां देखा है अमेरिका ने कि आगे से मिसाइल और ड्रोन आ रहे हैं? ये तो वियतनाम में भी नहीं देखा। ये अमेरिका ने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है पिछले 80 साल में कि उनको आगे से कोई टक्कर मिल रही है, उनको तपिश महसूस हो रही है। अभी ये जो अगर ये खबर आती है कि ये जंगी त्यारे ड्रोन से गिरे हैं या जो है वो मिसाइल से गिरे हैं, और अगर पायलट्स के हवाले से खबर आती है तो फिर देखिए क्या होता है। और ये शायद कह रहे हैं कि ये टेक्निकल ये वजूहात है। वो टेक्निकल, जंग में कोई टेक्निकल वजूहात नहीं होती। अगर आप ड्रोन से बचते बचाते गिर गए हैं तो भी ड्रोन से ही गिरे हैं ना। नॉर्मल हालात में कौन से अमेरिकी F-35 गिरते हुए देखे आपने टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर? वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश होती है। पज़िशियां ने कहा है कि सुप्रीम लीडर की जो असैसिनेशन है ये ओपन वॉर ऑन द रीजन है और पूरा रीजन जो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है अमेरिकी इजरायली इक़दामात की वजह से। और ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि टर्निंग पॉइंट फॉर द रीजन है सुप्रीम लीडर का निशाना बनना। सबसे जो हैरानकुन बात है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, और वो इस वक्त परेशान है, जैसे इराक पर अटैक हुआ, लोग आ रहे हैं और बाद में पता चलता है कि वो कैसे फंडेड और सारी वो तैयारी करके बैठी होती है मोसाद और CIA। वो जो लोग आकर सेलिब्रेट करते हैं ना, वो सारी स्टोरीज हैं कि वो फिर कैसे फंडेड होते हैं, वो कैसे तैयार बैठे होते हैं। वो आ गए सद्दाम हुसैन का, जब वो गिरा दिया मुजस्समा, मोहम्मद कज़ाफी को सड़कों पर घसीट लिया और कज़ाफी उनको बार बार कह रहा था मेरे बच्चों तुम नहीं जानते ये तुम क्या कर रहे हो। आज पूछिए जाकर लिबिया के लोगों से और इराक के लोगों से। तो वो आपको बताए हर OIC कैपिटल तबाह होता है तो लोग जश्न मनाने निकल आते हैं। ये पता नहीं कौन से लोग हैं। आपकी कभी ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हुई है जो अपने ही मुल्क पर तबाही का जश्न मनाते हैं? तो ये OIC कैपिटल्स में होता है। बगदाद में हुआ, दमिश्क में हुआ, लिबिया में हुआ, तो तेहरान में नहीं हुआ। अच्छा, तो अब वो चुके इतने लाख लोग उल्टा गवर्नमेंट के हक में निकल आए तो वो उधर वो परेशान। अच्छा, वो वेस्टर्न आपको पता है ना, वो जो डायस्पोरा है और जो पहलवी गैंग है वो सारा वो उधर वेस्टर्न मीडिया चला भी रहा है। वो 5-10 से जो ज़ायनिस्ट है और ये सारे इकट्ठे हो गए तो वो वहां पर कह रहे हैं जबरदस्त ट्रंप तुमने क्या काम किया है और खामनाई को निशाना बनाया है, ये बहुत ही दुनिया के लिए अच्छी खबर जो है वो तुमने दुनिया को बड़ा अमन और खुशहाली दी है। तो वो वेस्ट में वो चल रहा है। लेकिन इधर क्या हुआ, लाखों लोग गवर्नमेंट की सपोर्ट में सामने। मुझे बताइए दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जिसके लोग अपने ही मुल्क पर हमले के नतीजे में खुश होते हैं?